बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 के ऊपर। चैप्टर 16 इज अबाउट अपीज रेफरेंसेस एंड पिटिशंस। और अपीज रेफरेंसेस पिटिशंस इस चैप्टर में बेसिकली एक्सप्लेन ये हुआ है कि अगर जो टैक्स पेयर है उसको कोई ग्रीवेंस है, वो के डिसीजन से खुश नहीं है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के, तो ऐसी सूरत में वो एक सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटीज के पास जा सकता है कि जो कि इसकी फरियाद सुनेंगे। नाउ ये जो सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटीज है, इट स्टार्ट फ्रॉम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। ये सबसे पहला फोरम है जहाँ पे आप जाओगे। उसके बाद एपलेट ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल स्पेशलाइज्ड कोर्ट को बोलते हैं जो कि अपने किसी सब्जेक्ट में महारत रखते हो, होती ये भी अदालत ही है। इससे ऊपर हाई कोर्ट और इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। सो इस सीक्वेंस में ये अपनी अपील लेकर जा सकता है। हाई कोर्ट में कोई भी अपील ले जाने के लिए आप ट्रिब्यूनल से जिस वक्त अपना फैसला करवा चुके होंगे, तो ज़रूरी है कि वो आपका जो मामला है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ से मुताबिक हो। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है और सिर्फ फैक्ट के ऊपर बात है, तो और फैक्ट के ऊपर आपका और कमिश्नर का या ट्रिब्यूनल का इख्तलाफ है, तो ट्रिब्यूनल का फैसला फिर फाइनल होता है। अगर एपलेट अथॉरिटीज जो है इनके पास टैक्स पेयर को ये फीलिंग हो कि उसके साथ हार्डशिप हो रही है, तो उसके पास एक अल्टरनेट रास्ता भी है, एंड दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। ये एफबीआर को रिक्वेस्ट करके वो बनवा सकता है। और इसमें चूंकि प्रोफेशनल और बिजनेसमैन की भी पार्टिसिपेशन होती है, तो फिर टैक्स पेयर को ये शिकवा नहीं हो सकता कि सिर्फ सरकारी लोग ही मेरे शायद बात को नहीं समझ रही। जब ये एक डिफरेंट फ्लेवर ऐड होता है डिसीजन मेकर्स में, तो फिर टैक्स पेयर का ये हार्डशिप वाला शिकवा खत्म हो जाता है। नाउ किन सर्कमस्टांसेस में टैक्स पेयर अपील कर सकता है? तो टैक्स पेयर को अपील करने के लिए कुछ एक सर्कमस्टांसेस हैं जो कि लॉ ने बताए हुए हैं कि अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुई। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उस वक्त थी कि जिस वक्त आपने आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई और आपने खामोशी इख्तियार कर दी, चुप करके बैठे रहे, तो फिर कमिश्नर ने एक तरफा फैसला दे दिया। इसको एक्स पार्टी असेसमेंट भी बोलते हैं। एक्स पार्टी से मुराद ये है कि दोनों फ्री कैन में से एक मौजूद नहीं है और अदालत फैसला कर दे, तो ये एक्स पार्टी असेसमेंट कहलाती है। जब कमिश्नर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे और आप ना दें, तो फिर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। दिस इज कॉल्ड एक्स पार्टी असेसमेंट। और जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है उसकी बुनियाद पर वो कर देता है, तो आप इसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। इसी तरह अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट अगर कमिश्नर ने की है तो भी आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। An order holding an individual personally liable to pay amount of tax which was required to be collected or deducted by him, or having collected or deducted fails to pay the same as required by the law. So usually withholding agents के जिम्मे या indirect taxation के केस में आपके जिम्मे होता है कि आपने थर्ड पार्टी से टैक्स कलेक्ट करके जमा कराना होता है हुकूमत के पास। तो अगर आपने उन फराइज में कोताही की है, तो आपके खिलाफ कोई ऑर्डर निकाला जा सकता है और आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। एन ऑर्डर डिक्लेयरिंग और treating a person as representative of non-resident person। तो नॉन रेजिडेंट के अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव किसी ऑर्डर के थ्रू बना दिया गया है, तो फिर आप उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक ईदर इन फुल और इन पार्ट, अगेन इस फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है। एन ऑर्डर हैविंग द इफेक्ट ऑफ एनहेंसिंग द असेसमेंट और रिड्यूसिंग रिफंड और अदरवाइज इंक्रीजिंग द टैक्स लाइबिलिटी, तो इन सारे फैसलों के खिलाफ अपील हो सकती है। No appeal in above cases shall be made by the taxpayer against an order of assessment unless the taxpayer has paid the amount of tax due under subsection 1 of section 137। जो टैक्स की वाजिब अदा रकम है वो पहले आपने अदा करनी है, फिर आप अपील में जाएंगे अनटिल अनलेस कि आप कहीं से आपको इसका स्टे मिल जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक एक करके इस हायरार्की को हम इसके ऊपर चलते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी अथॉरिटी के साथ किस तरह से अपील के मामला को चलाया जाता है। तो सबसे पहले हम कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू अपील्स की बात करते हैं। कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू अपील्स को सबसे पहले आपने एक दरखास्त देनी है। ये दरखास्त एक प्रेस्क्राइब फॉर्म पे होनी चाहिए, एक प्रेस्क्राइब मैनर में जमा करवाएंगे, एक खास तरीके से वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके ऊपर एक फीस है वो अदा करेंगे आप, और जो भी टैक्स इसके ऊपर
वाजिब अदा है वो जमा कराएं, और ये सारे प्री रिक्विजिट्स पूरे हो जाएंगे तो आप फिर अपनी एप्लीकेशन जमा करवा दें कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास या कमिश्नर अपील्स के पास। इसकी फीस जो है वो लॉ ने डिफाइन की भी है कि अगर अपील है, इफ दिस अपील इज अगेंस्ट असेसमेंट ऑर्डर तो 5,000 फीस है, और बाकी तमाम केसेस में, कंपनी के केस में 5,000, बाकी केसेस टैक्स पेयर के केस में 2,500 2,500 है। आपके पास 30 दिन का टाइम मौजूद है कि आप अपनी जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के फैसला है उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपील जमा करवा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील जो है वो कंडोनेशन दे सकता है, यानी आपको रियायत दे सकता है अगर वो समझे कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि आप टाइम पर नहीं पहुंच सके। प्रोसीडिंग्स किस तरह से होंगी? सबसे पहले एक नोटिस ऑफ हियरिंग इशू किया जाएगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को और टैक्स पेयर, दोनों के दोनों को एक नोटिस इशू कर दिया जाएगा कि जनाब फला डेट को आप लोगों की मुकदमे की समाअत की जाएगी। उसके बाद दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, और ये हो सकता है कि रिकवरी के अगेंस्ट स्टे दे दिया जाए 30 दिन के लिए, या another stay of 30 days may also be granted. Adjustment can be given from time to time. Adjournment can be given from time to time. तो इन सारे मामलात के अंदर आप मतलब अगर एडजर्नमेंट्स, यानी एडजर्नमेंट से मुराद होता है कि आप मुलतवी कर दें अदालत की या कार्रवाई को, और कहें जी को अगली डेट दे दो, एडजर्न कर दो मेरे केस को। अच्छा जी, नेक्स्ट इज कि अब अगर जो आपने पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास सबूत जमा करवाए थे, तो उसके अलावा कोई नया सबूत अब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स के पास नहीं लेकर आना, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, जो भी आपने सबूत पहले जमा कराए हैं वही देंगे, लेकिन जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स है, कैन लॉ अपीलेंट टू फाइल एनी न्यू ग्राउंड्स ऑफ अपील बिफोर हियरिंग इफ ओमिशन वाज नॉट कंसिडर्ड विलफुल और अनरीजनेबल। कोई भी नया सबूत नहीं लाना, सारे वही सबूत लेकर आओ जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के सामने रखे थे, वही कमिश्नर अपील्स के सामने लाओ। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस या हालात ये सजेस्ट करते हों कि हाँ वाकई ये एक एविडेंस ऐसा था जो उस वक्त अवेलेबल ही नहीं था, अब अवेलेबल है, जैसे अकाउंट्स अगर उस वक्त अवेलेबल नहीं थे अब अवेलेबल है, तो ऐसी सूरत में आपको वो जो एविडेंस है उसको कमिश्नर अपील एक्सेप्ट कर सकता है। No such documentary evidence material will be allowed to be presented which was not presented to Commissioner Inland Revenue unless appellant has was prevented by a sufficient cause. तो जब तक कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं होंगे तब तक कोई नया एविडेंस कबूल नहीं किया जाएगा। फैसला जो है इस क्या अब करेगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, ये बेसिकली दो तरह के कैटेगरीज हैं, एक असेसमेंट केसेस हैं और बाकी केसेस। जो असेसमेंट केसेस हैं उसमें जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसके फैसले को वो कंफर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, और एनल यानी कि सिरे से कह दे कि है ही गलत फैसला, और बाकी केसेस में जो भी वो अप्रोप्रिएट समझे वो फैसला कर सकता है कमिश्नर अपील्स। ना ये जो मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन जो करनी है, इसमें वो डिमांड जो कमिश्नर ने जो पहले पिछला फैसला है उससे ज्यादा टैक्स डिमांड नहीं कर सकता या रिफंड को कम नहीं कर सकता। मॉडिफाई अगर करेगा तो टैक्स पेयर के नुकसान में नहीं करेगा, अनलेस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन टू द टैक्स पेयर। और अगर ऐसा करना है, डिमांड बढ़ानी है, रिफंड रिड्यूस करना है, तो पूरी बात सुने, पहले टैक्स पेयर को बुला के उसकी बात सुने, एक्स पार्टी नहीं हो सकता। इन केस ऑफ एओपी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू शैल बी ऑथराइज्ड to make necessary amendment to assessment of member of AOP। और जब एक दफा अगर फर्ज करें कि ये अपील में फैसला AOP से मुतालिक था, तो जाहिर सी बात है AOP की इनकम जो होती है वो फिर उसका इम्पैक्ट पार्टनर्स की टैक्स कैलकुलेशन पे भी आता है। तो अगर आपने AOP का फैसला अपील के अंदर मॉडिफाई हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में पार्टनर्स की टैक्स कैलकुलेशन पे जो भी इम्पैक्ट है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास इख्तियार है कि फिर वो कंसिक्वेंट चेंजेस वो कर सकता है ना। ये बात हो गई जी मॉडिफिकेशन की। अब ये जो ऑर्डर है ये 120 दिन के अंदर अंदर
आपने इसका इशू करना है या 60 मजीद दिन लिए जा सकते हैं, जिसकी के रीज़न आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फॉलोइंग शैल नॉट बी काउंटेड एडजर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेड रिक्वेस्टेड बाय द एपिलेंट। ये जो 120 दिन में फैसला उसने देना है, इसमें वो दिन काउंट नहीं होंगे जिसमें टैक्स पेयर खुद जो है वो, या जिसने अपील की है वो खुद ही से कहेगी कि मुझे एडजर्नमेंट दे दे, तो वो दिन 120 दिन और 60 दिन की गिनती में काउंट होंगे। या पोस्टपोन ड्यू टू स्टे, रिमांड और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, अगर इन रिमांड से देते वापस आप केस दे देते हैं कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू को ही कि इसकी तफ्तीश करो, इंक्वायरी करो या ऑडिट करो, तो वो वापस चल जाता है केस। स्टे मिल जाए दे दें आप, या एडीआरसी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बन जाए इस मामले किसी मामले के ऊपर, तो फिर इस सूरत में ये फिर दिन काउंट, वो दिन फेस में काउंट नहीं होंगे जितने दिन कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू अपील्स के पास समात रुकी रहेगी। जो अगला फोरम कमिश्नर इंडियन रेवेन्यू अपील्स के बाद है वो इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। इसको एपलेट ट्रिब्यूनल भी सिंपली बोलते हैं। ये जो एपलेट ट्रिब्यूनल है ये एक अदालत है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, और इसके जो कॉम्पोजिशन है, सबसे पहले हम वो देखते हैं कि इसमें कौन कौन मौजूद होता है, इसमें किन किन लोगों को शामिल किया जाता है। तो इसकी कॉम्पोजिशन पे हम सबसे पहले बात करेंगे। इसके इसमें बेसिकली तीन, आप समझ लें मेनली तो दो कैटेगरीज होती हैं, जुडिशियल मेंबर्स और अकाउंटेंट मेंबर्स। और जुडिशियल मेंबर्स में से ही फिर एक चेयरमैन अपॉइंट कर दिया जाता है। जो ये मेंबर्स हैं इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और जो चेयरपर्सन है उसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यूजुअली आउट ऑफ जुडिशियल मेंबर्स। जो क्वालिफिकेशन है जुडिशियल मेंबर्स की वो ये है कि पर्सन वॉज डिस्ट्रिक्ट जज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हो जो कि हाई कोर्ट का जज बनने की काबिलियत रखता हो, उसके पास वो रेलिवेंट क्वालिफिकेशन मौजूद हो। और जो अकाउंटेंट मेंबर है उसके लिए जरूरी है कि इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का ऑफिसर हो, चीफ कमिश्नर के बराबर कम अज कम, या फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, और उसका 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए एज कमिश्नर या कलेक्टर। थर्ड कैटेगरी है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस हो टैक्सेशन के मामला को देखने का। प्रैक्टिसिंग से मुराद ये कि वो अपनी फर्म जो है वो उसमें प्रैक्टिस कर रहा हो। ना ये जो ट्रिब्यूनल है इसकी इसकी इसका इख्तियार क्या है, ये इसका स्टेटस क्या होता है। सबसे पहले तो ये कि ये एफबीआर के ज़ेर तसल्लुत है ही नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर फॉल करता है, इसलिए इसके पास एक ऑटोनॉमी है, ये एफबीआर के इन्फ्लुएंस में है ही नहीं। और चेयरपर्सन जो है वो बेंचेस बना सकता है अपने ट्रिब्यूनल के, यानी जो जो भी ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन है वो चाहे तो एक दो या दो से ज्यादा मेंबर्स के बेंचेस बना सकता है, सिंगल मेंबर बेंच भी बना सकता है। बेंच से मुराद ये होता है कि अगर फर्ज करें कि ट्रिब्यूनल के अंदर 6 लोग हैं, तो वो दो बंदों को कहता है जी आप फलां केस की समाअत कर लें, तो वो एक बेंच बन जाता है 2 लोगों का। सिंगल मेंबर को भी कहता है कि आप फलां केस को सुन लें, तो वो सिंगल मेंबर बेंच कहलाता है। तो चेयरपर्सन जो है वो बेंचेस बना सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल पे ताकि वो अपने काम कर सके। बेंच शेल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 मेंबर्स, लेकिन वो चेयरमैन कैन फॉर्म एज मेनी बेंचेस एज डीम नेसेसरी कंप्राइजिंग 1 मेंबर, लेकिन चेयरमैन के पास इख्तियार मौजूद है कि वो चाहे तो सिंगल मेंबर बेंच भी बना सकता है। जो अकाउंटेंट मेंबर है और जो जुडिशियल मेंबर है वो तादाद में बराबर होना चाहिए, लेकिन बफर्स बफर्स मतलब किसी वजह से अगर फर्ज करें कि वो इक्वल नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा एक मेंबर का फर्क होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। क्योंकि जो ट्रिब्यूनल है उसमें अगर इख्तलाफ हो तो फैसला मेजोरिटी के बुनियाद पे किया जाता है, तो और अगर मेंबर्स की तादाद बराबर रखी जाए तो फिर वो इवन हो जाते हैं, और इवन मेंबर्स में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाई हो जाए, फिर फैसला नहीं हो पाएगा अगर कहीं पर इख्तलाफ हो जाए। तो इसलिए ऑड नंबर रखे जाते हैं ताकि फैसला करने में आसानी हो। तो ऑड नंबर्स अगर रखे जाएंगे तो जाहिर है एक मेंबर कम या ज्यादा होगा, या तो जुडिशियल या फिर अकाउंटेंट मेंबर। केस ऑफ पेनल्टी 1 मिलियन तक का जो है वो सिंगल मेंबर या चेयरपर्सन खुद ही से डिस्पोज ऑफ कर सकता है, किसी बेंच को यानी दो या दो से ज्यादा मेंबर्स को वो केस सुनने की जरूरत नहीं। नाउ अब मैकेनिज्म क्या होगा जी। मैकेनिज्म ये होगा
कि हमेशा डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी की राय देखी जाएगी, और अगर किसी मामले पे टाई हो जाता है तो वो मैटर चेयरपर्सन को रेफर कर दिया जाएगा, जो कि केस को फिर किसी और मेंबर को, यानी ट्रिब्यूनल के ही किसी और मेंबर को दे देगा। एक बेंच उसने बनाया लेट से 4 मेंबर्स का, दोनों दो दो मेंबर एक तरफ हो गए, दो एक तरफ हो गए, तो टाई हो गया। तो अब चेयरपर्सन किसी और मेंबर को दे देगा ट्रिब्यूनल के कि जनाब आप इसके ऊपर फैसला करो। और अगर ऐसा हो कि सारे मेंबर्स का एक तमाम मेंबर्स थे, और जो ट्रिब्यूनल था उसमें इवन नंबर ऑफ मेंबर्स थे, और फैसला जो है वो बराबर बराबर हुआ, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट एडिशनल बंदा अपॉइंट कर सकता है कि जनाब अब इनके पास तो ये तराजू के दोनों तरफ एक एक जितने लोग हो गए, तो ऐसा करें कि एक नया बंदा अपॉइंट करते हैं जो जाके इनके दरमियान फैसला करेगा। नाउ एप्लीकेशन देनी है आपने, जो भी एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी और फिर उसकी प्रोसीडिंग क्या होगी, तो सबसे पहले तो आपने अपील की दरख्वास्त जो है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी दे सकता है, और साथ में टैक्स पेयर दोनों। अगर टैक्स पेयर ये समझता है कि मेरा फैसला ठीक नहीं हुआ, तो भी वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है, और जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है वो भी जा सकता है, क्योंकि अब फैसला किसने किया था, कमिश्नर अपील्स ने। कमिश्नर अपील्स ने अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के खिलाफ फैसला कर दिया है, तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू चाहे तो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। तो एपलेट ट्रिब्यूनल के पास इनमें से कोई भी अपील कर सकता है। एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब फॉर्म, वेरीफाइड इन प्रेस्क्राइब मैनर, और प्रेस्क्राइब फीस आपने साथ ले अदा कर। कंपनी के केस में ये फीस 5,000 है, और अदर्स के केस में ये 2,500 रुपये है। आपको 60 दिन के अंदर अंदर दरख्वास्त दे देनी है, और लेकिन 60 दिन के बाद भी एक्सेप्ट कर सकता है ट्रिब्यूनल, अगर वो समझेगा कोई रीजनेबल कॉज थी। जो भी टैक्स वाजिबल अदा है वो आपने अदा करना है अनटिल अनलेस कि इसके खिलाफ आप स्टे ले लें किसी कोर्ट से। मैक्सिमम 180 दिन में 180 दिन का स्टे ग्रांट किया जा सकता है। स्टे बाय हाई कोर्ट शैल बी काउंटेड इन अबव डेज। तो ये जो 180 दिन का मैक्सिमम स्टे है, इसमें वो पीरियड भी शामिल रखा जाएगा जो हाई कोर्ट ने अगर स्टे दिया, यानी कि जो टैक्स पेयर है वो अगर फर्ज करें कमिश्नर अपील्स के पास जाने लगा है, तो वो पहले हाई कोर्ट से जाके फैसले के खिलाफ स्टे ला सकता है। तो ये इस वजह से स्टे जो है वो उसकी वजह से टैक्स पेमेंट रोकी जा सकती है, लेकिन वो लिमिटेड पीरियड के लिए होती है। अब इन मामलात के ऊपर फैसले कैसे किए जाते हैं, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोनों पार्टीज को दी जाएगी, और जो डिसीजन है वो 6 महीने का टाइम होता है। ट्रिब्यूनल ने 6 महीने में फैसला अपना सुनाना है। हाँ, ये जो फैसला है, ये जो कमिश्नर अपील का फैसला है उसको वो अफर्म यानी कि ओके कर दे कि जो उसने फैसला किया ठीक है, मॉडिफाई कर दे, एनल कर दे, या रिमांड केस टू कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू या कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू अपील्स फॉर फर्दर इंक्वायरी। लास्ट में ये है कि वो रिमांड से मुराद ये कि केस को वापस भेजिए कुछ मजीद इंक्वायरी आप करके आए। ठीक है। हाँ, ये जो मॉडिफिकेशन है अगेन इसमें रिकवरी को बढ़ाया नहीं जा सकता, रिफंड को डिक्रीज नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस के टैक्स पेयर को मौका दिया जाए उसकी बात पूरी सुनी। जो डिसीजन है ट्रिब्यूनल का वो फाइनल होता है अनटिल अनलेस की क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व। क्वेश्चन ऑफ लॉ से मुराद ये है कि जो भी मुकदमा है, जो भी आपका इख्तलाफ है कमिश्नर एंड रेवेन्यू से और टैक्स पेयर के दरमियान जो इख्तलाफ मौजूद है, वो दो में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है। वन इज कॉल्ड द डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट एंड द अदर इज कॉल्ड डिस्प्यूट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ लॉ। मिसाल के तौर पे डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट ये हो सकता है कि एक टैक्स पेयर जो है वो ये कह रहा है कि मेरी सेल्स इतनी है, कमिश्नर कह रहा है नहीं आप सेल्स छुपा रहे हो ताकि टैक्स बचा सको, आपकी सेल्स से ज्यादा है। नाउ दिस इज अ डिस्प्यूट ऑन अ फैक्ट के सेल्स की फिगर के ऊपर झगड़ रहे हैं दोनों। लेकिन एक बंदे ने सर्विसेज प्रोवाइड की किसी सेकंड पर्सन को, और वो जो सर्विसेज थी वो अब तीन में से किसी एक कैटेगरी में जा सकती थी। लेट्स से सैलरी में के तौर पे भी टैक्स हो सकती हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे भी टैक्स हो सकता है, वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के तौर पे भी टैक्स हो सकता है। तो वो बंदा अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए जिस कैटेगरी में कम टैक्स बनता है
उसमें वो उस अपनी इनकम को वहां दिखा देता है। वो कहता है जी कि मैं इसको फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ट्रीट करना चाहता हूँ ताकि मेरे ऊपर टैक्स कम बने। ना अब ये जो उसका सर्विसेज है जिस नौयत की भी है, ये आप हाई कोर्ट से जाके पूछ सकते हैं कि जनाब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दी गई डेफिनेशंस के मुताबिक सिर्फ इतना बता दें कि क्या इसकी दी गई सर्विसेज सैलरी बनती है, सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर बनती है, या फिर फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज बनती है। तो ये एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसको वो आंसर कर देगा। हाई कोर्ट सिर्फ ये आंसर करेगा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में जिस वक्त हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ा तो आपने जिन सर्विसेज का जिक्र हमारे सामने किया है वो सैलरी बनता है या वो सर्विस प्रोवाइडर बनता है। ये दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि हाई कोर्ट के पास जा सकता है। नाउ जो हाई कोर्ट के पास मामला जाना है, अगेन इस हायरार्की में नेक्स्ट लेवल हाई कोर्ट है, और ये हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ या पॉइंट ऑफ लॉ होगा तभी हम यहाँ पर जाएंगे। नाउ हाई कोर्ट में आपको किस तरह से प्रोसीड करना है। सबसे पहले आप एक रेफरेंस एप्लीकेशन देंगे हाई कोर्ट को, लेकिन उसके लिए 90 दिन का टाइम है। विद इन 90 डेज आपने रेफरेंस एप्लीकेशन जमा करवा देनी है, और स्टेटमेंट हाई कोर्ट को देनी है जिसमें फैक्ट्स होंगे, एपलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा, और साथ में एक क्वेश्चन या पॉइंट ऑफ लॉ जो आप समझते हैं कि जिसको कोर्ट ने जिसके ऊपर जजमेंट देनी है। कोर्ट जो है इसको क्या करेगा, इसके साथ फीस भी जमा करानी होती है 100 रुपए की, जो कि कमिश्नर रेवेन्यू ने नहीं देनी। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो फिर हाई कोर्ट कहेगा कि ठीक है जी, हम मुकदमे की समाअत करेंगे, आप सारे अपने आगे प्रोसीड करें, अपने वो दें, दलाल दें। जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा, जिस वक्त सारी समाअत हो जाएगी, तो उसका जो जजमेंट है वो एपलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया जाएगा, ताकि ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर्स, वो फिर एक रिवाइज ऑर्डर निकालेगा अपने, और जो अपने ऑर्डर पहले इशू किए हैं उसको रिवाइज करेगा हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में। Refund to taxpayers shall not be made if Commissioner Inland Revenue submits application to High Court within 30 days that he wants to he wants leave to appeal to Supreme Court. अगर फैसला हो गया टैक्स पेयर के हक में और इसके कोई रिफंड बनते थे, तो वो रिफंड इसको नहीं दिए जाएंगे अगर कमिश्नर रेवेन्यू 30 दिन के अंदर अंदर ये दरख्वास्त जमा करा दे हाई कोर्ट को कि जनाब मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करना चाहता हूँ। तो चूंकि नेक्स्ट फोरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप अपील करना चाहते हैं तो फिर रिफंड रोक दिया जाएगा जो भी टैक्स पेयर को वाजिबल अदा है। सुप्रीम कोर्ट का मामला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं पे भी डिस्कस नहीं हुआ हुआ। ये जो भी अदालती मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो शहरी को राइट दिए हुए उसी के मुताबिक डील होता है, इसलिए इसकी कोई तफसील हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ अगर टैक्स पेयर इस सारे मामले में, सारी एस्केलेटर के ऊपर कहीं पे भी समझता है कि मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है और मुझे मेरी बात कोई और भी सुने, तो फिर एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ये बनाई जा सकती है। ना ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, ये टैक्स पेयर के साथ अगर हार्डशिप हो रही हो और वो हार्डशिप कमिश्नर रेवेन्यू अपील्स, एपलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो समझता है कि इनमें से किसी भी फोरम पे मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, मेरी बात को सही तरह समझा नहीं जा रहा, और दो और चीजें होनी जरूरी हैं कि टैक्स पेयर के खिलाफ इस मामले के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज ना हुआ वो हो, और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व ना हो, तो और हार्डशिप भी हो, तो फिर वो एक एप्लीकेशन दे सकता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि जनाब मेरे लिए आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना दें, मैं इन एपलेट अथॉरिटीज के पास मजीद नहीं जाना चाहता। तो एफबीआर 30 दिन के अंदर अंदर इसकी एप्लीकेशन को देखेगा और अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ ठीक है, हार्डशिप भी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी नहीं है इस मामले के ऊपर, और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो 30 दिन के अंदर अंदर वो एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना देगा। ना ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, ये जैसे ही बनेगी तो टैक्स रिकवरी ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि उसका स्टे दे दिया गया है। तो जैसे ही एडीआरसी बनता है, साथ ही जो भी टैक्स पेमेंट है जो टैक्स पेयर ने करनी है वो समझा जाता है कि इसको स्टे मिलेगी। नाउ ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, इसमें एक तो चीफ कमिश्नर होता है
और 2 पर्सन होते हैं एक पैनल से। ये पैनल कहाँ से आता है? ये पैनल, इसके अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं और रिप्यूटेबल बिजनेसमैन होते हैं जिनका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो। ना रिप्यूटेबल बिजनेसमैन के केस में 10 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडवोकेट्स के केस में इनका टैक्सेशन का 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो फिर ये इस पैनल पर आ जाते हैं। अब ये जो ऑल्टरनेटिव, ये इस पैनल में से फिर अपॉइंट कर दिया जाएगा एफबीआर। ये पैनल ऑलरेडी बना हुआ होगा कुछ लोगों का, इसमें से वो पिक एंड चूज करके 2 बंदे उठाएगा एफबीआर, और एक एडीआरसी, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बना देगा। और ये जो कमेटी है, ये जो भी जरूरी इंक्वायरी है वो करेगी, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकती है, ऑडिट कराना चाहे ऑडिट करा सकती है, और 60 दिन के अंदर अंदर अपना फैसला सुना देगी। ये जो फैसला सुना देगा ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, ये इसके लिए मजीद 30 दिन भी वो ले सकते हैं, लेकिन अगर और 60 से ऊपर दिन लेने हैं तो फिर उसकी रीजन लिखनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, इस तरह से लॉ में लिखा होता है। अब ये जो फैसला होगा ये बाइंडिंग होगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऊपर, और किस किस सूरत में? अगर टैक्स पेयर अपनी अपील विड्रॉ कर ले और विड्रॉल 60 दिन के अंदर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को कम्युनिकेट कर दे, तो टैक्स पेयर ने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनवाई, स्टे मिल गया रिकवरी के खिलाफ, वहां पे अपना मामला पेश किया और फैसला उसको पसंद आ गया ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का, तो 60 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बता दे कि जनाब मेरी जहां भी अपील चल रही थी मैंने वो विड्रॉ कर ली। तो अब ये फैसला टैक्स पेयर के हक में जो आया है, ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। अगर ये 60 और 30 दिन के दौरान ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फैसला ना दे सके, तो फिर एफबीआर इस कमेटी को डिसॉल्व कर देगा और एक नई एडीआरसी कॉन्स्टिट्यूट कर देगा, और नई एडीआरसी अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करेगी जो पहली एडीआरसी ने किया था, कि यानी इंक्वायरी करवा ले, एक्सपर्ट ओपिनियन ले ले, ऑडिट करवा ले, 60 + 30 दिन में कोई फैसला कर दे। अगर फैसला कर दे अच्छी बात है, अगर फैसला नहीं किया तो अब ऐसी सूरत में अगर दूसरी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी फैसला नहीं कर सकी, तो फिर केस वापस अपीलेट अथॉरिटी को दे दिया जाएगा या कोर्ट जहां पर भी वो पेंडिंग था, कि भाई ये मामला हमारे बस से बाहर है, आप देखें इसका जो भी फैसला करना है वो कर लें। और so this was a short video about appeals. If you have any questions, you can ask in comments. Thank you very much.